हाँ जी, तो हम आ गए हैं डे 3 में ऑफ आर अननेम्ड यूट्यूब सीरीज। देखो यार, मैंने आपको एक वीडियो डालकर ये बताया था कि 30 दिन के अंदर हमें अपना इंग्लिश जो है वो क्रैक करना है। हम लास्ट लेसन ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉ स्प्रिंग जो है वो आपको लाइव सेक्शन में मिलेगा। आज हमारा जो है वो डे 3 है। आज हम करेंगे डीप वाटर। ठीक है, ये अननेम्ड सीरीज जो है ये फुल ऑन चैलेंज की तरह चल रही है। इफ यू वांट टू टेक दिस चैलेंज, मेरे चैनल पे जाओ, शिप्रा मिश्रा, सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें यहाँ पे वीडियो सेक्शन के अंदर सारे जो वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगे और लाइव सेक्शन के अंदर तुम्हें मेरी लॉ स्प्रिंग वाली क्लास भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको करना बस इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, चलो जी, आज डे 3 है। डीप वाटर क्रैक करेंगे ओजी नोट से, तो फटाफट से शुरू करते हैं। डीप वाटर किसने लिखा है? डीप वाटर लिखा है विलियम ओ डगलस ने। जल्दी से विलियम ओ डगलस ओपी कर दीजिए। विलियम ओ डगलस जो है वो एक अमेरिकन जूरिस्ट रहे हुए हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट है, राइटर है, एक एसोसिएट के जैसे सर्व किया उन्होंने। सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट फॉर 36 ईयर। 36 इयर्स तक उन्होंने सर्व किया है यूएस सुप्रीम कोर्ट को। दैट इज द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन यूएस हिस्ट्री। पूरी यूएस हिस्ट्री में कोई इतना लंबा नहीं टिका है भैया। Douglas was known for his progressive views, deep love for nature and advocacy of civil liberties. तो देखो, आप आज ये जरूर समझ जाओगे कि आपका जो फ्यूचर है ना, उसको आप बचपन में ही लिख देते हो, क्योंकि आप बचपन में कैसे एक्ट करते हो, आपके बचपन में जो इंसिडेंसेस होते हैं, बचपन का अगर कोई ट्रॉमा है, बचपन की कोई सीख है, तो वो लॉन्ग वे जाती है। और वही आज हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे डगलस को सब जानते हैं, इस डगलस को सब जानते हैं जिसको प्रोग्रेसिव व्यूज के लिए जाना जाता है, लव फॉर नेचर के लिए जाना जाता है, एडवोकेसी ऑफ सिविल लिबर्टीज के लिए जाना जाता है। पर उस डगलस को कौन जानता है जो डगलस डरा हुआ है, हाइड्रोफोबिक है, फाइट कर रहा है? आज हम उस डगलस को जानेंगे हमारे इस चैप्टर से। His autobiographical essay Deep Water recounts how he overcame his extreme fear of water through courage, persistence and systematic training. Actually उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफिकल राइटअप लिखा था जो कि है ऑफ मैन एंड द माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड द माउंटेन्स का एक एक्सर्प्ट है डीप वाटर, जो आज हमारे सामने आ चुका है। Now what about deep water? Why is it called deep water? The title deep water is literal and symbolic. इसके literal meaning भी है, symbolic meaning भी है। Literally, it refers to the deep end of the swimming pool where the traumatic incident occurs, and symbolically, it signifies deep-rooted fear, psychological trauma, inner struggles, and a battle between life and death. Rising above fear to achieve freedom. बेटा अगर लिटरली अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि डगलस के साथ में जिंदगी में एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है और उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में वो स्विमिंग पूल के डीपेस्ट एंड तक होकर आते हैं, एंड उस चीज को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं इसका नाम डीप वाटर रखा गया है। बट अगर आप सिंबॉलिकली इसे समझने की कोशिश करो तो इस चैप्टर के टाइटल के अंदर डीप मैसेज है भैया। ये टाइटल बताता है कि कितनी गहरी पकड़ जो है डर आप पे बनाकर रख सकता है। ये टाइटल बात करता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में, कि अगर आप किसी चीज से ट्रॉमेटाइज्ड हो तो छोटी से छोटी चीज करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। ये टाइटल बात करता है इनर स्ट्रगल्स के बारे में। जब हम बाहर से किसी को देखते हैं तो हम तुरंत कह देते हैं अरे वाह क्या बात है, बहुत बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, बड़ा ही फाइटर किस्म का इंसान है, बट अंदर इंसान की क्या बैटल चल रही होती है वो इस टाइटल के थ्रू दिखता है। यहां पे एक बैटल के बारे में बात की गई है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक तरफ आपकी जिंदगी है, एक तरफ मौत है, बीच में आप झूल रहे हो और उस टाइम पे आप कैसे करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ आगे बढ़ते हो, ये उस बारे में बात करता है। एंड फाइनली ये बात करता है राइजिंग अबव फियर टू अचीव फ्रीडम। यार आपके पास में चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप अपने फियर को एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट कर लो कि यार ये जिंदगी में बस ऐसे ही रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी माय हैंडीकैप, एंड मैं इसके साथ अपनी जिंदगी, दिस इज गोइंग टू बी माय बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी, माय बिगेस्ट इनसिक्योरिटी, एंड मैं इसी के साथ अब जीऊंगा। या तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो एंड देन बस जैसे जैसे आपको फियर नचाता जाए वैसे वैसे नाचते जाओ।
या फिर आप ये डिसाइड कर लो कि भैया फियर नहीं डिसाइड करेगा कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी एक्टिविटीज में कर पाऊंगा और कौन सी नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। और जब तुम वो फुल कंट्रोल लेते हो तो फियर साइड हो जाता है और तुम्हें मिलती है फ्रीडम टू चूज। ऑलराइट, चैप्टर का थीम कहता है द सेंट्रल थीम इज ओवरकमिंग फियर थ्रू डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड करेज। भैया अगर तुम्हें डर को हराना है तो डिटर्मिनेशन से, सेल्फ डिसिप्लिन से और करेज से हराना होगा। डगलस डेमोन्स्ट्रेट दैट फियर इज नॉट अनकॉन्करेबल। ऐसा नहीं है कि डर को हराया नहीं जा सकता। हाँ, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये डर तो मेरे को जकड़े बैठा है, इसको तो मैं हरा ही नहीं सकता, ये मेरे पे पूरा कंट्रोल रख रहा है, बट ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंट एफर्ट और रेजिलियंस के साथ यू कैन डिफीट इवन लाइफ लॉन्ग फोबियाज। जिंदगी भर वाले जो फोबियाज होते हैं आप उन्हें भी बीट कर सकते हो अगर आप डिसाइड कर लो और कंसिस्टेंटली उस डायरेक्शन में एफर्ट्स दो। चैप्टर के अंदर सब थीम्स है जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट डील्स विद चाइल्डहुड ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। आपको पता है एक इंसान जो मौत को बहुत करीब से देख लेता है उसी को सबसे ज्यादा वैल्यू पता होती है जिंदगी की, और वही हम यहाँ पे बात करेंगे। हम बात करेंगे फियर एज अ क्रिपलिंग फोर्स। डर कोई आम बात नहीं है। अगर आप किसी चीज से डरते हो तो वो आपको ऐसे जकड़ सकता है कि आपकी दुनिया गिरा देगा आपके सामने। ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड हीलिंग के बारे में बात करेंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट ट्रेनिंग, राइट मेंटरशिप के साथ में आपकी हीलिंग जर्नी शुरू होती है। एंड वंस यू स्टार्ट हीलिंग देयर इज नो गोइंग बैक। ओके, ट्रायम्फ ऑफ विल पावर। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पावर है योर विल, आपकी विल। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भैया ये चीज मैं कॉन्कर करके रहूंगा। अगर आपके अंदर वो इच्छा है तो फिर आपको और कुछ नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी थ्रू करेज। भैया हिम्मत लगती है हर चीज में, हर लड़ाई के अंदर हिम्मत लगती है, फिर वो लड़ाई चाहे आपकी आपसे हो, आपकी किसी और से। ये जो हिम्मत है, इस हिम्मत से आप अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में जरा बात करते हैं हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। हमारे कैरेक्टर्स में आते हैं सबसे पहले तो ऑफ कोर्स विलियम डगलस, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट है तो ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट में हमें डगलस के बारे में तो बात करनी है। डगलस जो कि नरेटर हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, ये डेवलप कर लेते हैं एक बहुत ही खतरनाक डर, और आगे चलकर अपने शेयर डिटर्मिनेशन से, करेज से, परसिस्टेंटली उस फियर को ओवरकम कर लेते हैं। इस चैप्टर में दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है द बुली एट YMCA पूल। भैया वो बुली जिसकी वजह से ये फियर डगलस के मन में पनपा है, वो बुली भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और ये जो बुली है, ये बुली पुश करता है डगलस को डीपर एंड में ऑफ द पूल, एंड वहीं से ये पूरा का पूरा जर्नी डगलस की जिंदगी का शुरू होता है। ये बुली बहुत ही इंसेंसिटिव है। ये बुली बिल्कुल भी इम्पैथ नहीं है, एम्पैथेटिक नहीं है, ये किसी और के बारे में नहीं सोचता, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि इसका नाम ही है, ये बुली है। ऑलराइट, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये हेल्प करता है डगलस को स्विमिंग सीखने में, एंड इसके मेंटोरशिप की दाद देनी पड़ेगी बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम मेंटोर्स थक जाते हैं। क्या होता है ना कि फियर को ओवरकम करना कोई आसान चीज नहीं है। फियर को ओवरकम करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली भी उतना ही सपोर्ट लगता है जितना शायद फिजिकली लगता है, और वो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ना वो आसान नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट में सामने वाला एकदम तिलमिला जाता है, क्या है यार ये बंदा सीखता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखाया है, तारीफे काबिल है वो। एंड फाइनली डगलस फादर, जो कि केवल एक ही बार चैप्टर के अंदर मेंशन किए गए हैं, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं डगलस के जो पिताजी हैं उनकी बदौलत ही सबसे पहला जो इंसिडेंट हुआ था पानी के अंदर जिससे अवर्जन डेवलप हुआ, वो उनकी बदौलत ही हुआ है। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इमेजरी आपको देखने को मिलती है बहुत सारी जगह पे। ऐसा विविड डिस्क्रिप्शन है कि आप एक्चुअली इमेजिन कर सकते हो उसे। जैसे चैप्टर के अंदर येलो टिंज ऑफ द वाटर जो है उसके बारे में बात की गई है, बिग ब्रूइजर के बारे में बात की गई है। द मिनट इन चीजों के बारे में ऑथर बात करते हैं, उस मिनट ही आप इमेजिन करने लग जाते हो कि कैसे पानी एकदम पीला दिख रहा होगा, कैसे एक जियान जैसा हट्टा कट्टा बंदा सामने से चलकर आ रहा होगा।
पर्सोनिफिकेशन है चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर टेरर को जकड़ते हुए दिखाया गया है, पकड़ते हुए, होल्ड करते हुए दिखाया गया है, विच इज नॉट पॉसिबल, बट यहाँ इसके लिए टेरर और फियर को इस तरीके से दिखाया गया बिकॉज दीज आर पर्सोनिफाइड। फाइनली आता है आपका सिमिली। सिमिली में आपको कंपैरिजन नजर आएगा सबसे पहले, जैसे लाइक अ कॉक, लाइक अ स्टोन, इस तरीके से कंपैरिजंस आपको नजर आ रहे हैं। लाइक और एज की मदद से जब भी ये कंपैरिजंस होते हैं तो इन्हें हम सिमिली कहते हैं। Then comes your metaphor. Now metaphor क्या होता है? Metaphor का मतलब होता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे fear of water as metaphor for all fears of life. फ्लैशबैक आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली रिकाउंट, आप कोई भी चीज को जाकर आप लिख रहे हो तो आपको वापस उसमें ट्रैवल करना पड़ता है, उस टाइम पे ट्रैवल करना पड़ता है, उस चीज को रिकनेक्ट करना पड़ता है और तभी आप उसे लिख सकते हो। तो वही पहली बात तो लिखने के लिए उन्होंने 10-11 साल की उम्र में हुए हुए इंसिडेंट को रिकॉल किया। 10-11 साल की उम्र के अंदर 3-4 साल की उम्र में हुए हुए इंसिडेंट को रिकॉल किया। तो फ्लैशबैक्स आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सिंबोलिज्म देखने को मिलेगा, जैसे वाटर यहाँ पे फियर रिप्रेजेंट करता है, डीप एंड ट्रॉमा रिप्रेजेंट करता है और ट्रेनिंग हीलिंग रिप्रेजेंट करता है। रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा, पैनिक का, ब्रेथलेसनेस का, बार बार रिपीट होता रह रहा है कि कैसे वो पैनिक कर रहे हैं, कैसे उनकी सांस जो है वो छूटे जा रही है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। कुछ वर्ड जो आपके काम आएंगे चैप्टर में, जैसे कि ट्रेचरस, aversion, submerged, frantic, bobbing, paralyzed, residual fear, instructor, terror-stricken, engulfed, deliberate, exhaustion, perseverance and triumph. इन वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने आंसर्स में, ताकि आपके आंसर्स में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहे और आपको अच्छे नंबर मिल सके। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पैराफ्रेजेस की शुरुआत करते हैं। चैप्टर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैंने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की हेडिंग भी स्टार्टिंग में डाल दी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम अर्ली फियर के बारे में बात करेंगे, द इंटायर कैलिफोर्निया बीच इंसिडेंट, और वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया डगलस जो है वो इस नैरेटिव की शुरुआत ही कैसे करते हैं, रिकॉल करके। वो रिकॉल करते हैं कि उनका पहला एनकाउंटर जो फियर के साथ हुआ था वो तब हुआ था जब वो 3 या 4 साल के थे। वो एक बीच पे थे कैलिफोर्निया में अपने पिताजी के साथ, और वहां पर बहुत ही खतरनाक लहरें उठ रही थी। वो लहरें इतनी खतरनाक थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्हें पैरालाइज कर देती। मतलब एक ऐसा होता है पैरालाइजिंग फियर के साथ आती है। आप अपने सामने लहरें देख रहे हो, बहुत सारा पानी देख रहे हो, पूरा समंदर आपकी तरफ आते हुए देख रहे हो, आपको पता है कि आपको यहां से भागना है, बट फॉर सम रीजन आप एकदम से वहीं पे रुक जाते हो। नो मैटर आप कितना भी ट्राई करो, ऐसा लगता है जैसे बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो फियर उन्होंने पहली बार वहां पर नोटिस किया, बिकॉज वो तो एकदम ऐसा था कि वेव्स आ रही थी, वाज प्लेइंग विद हिज फादर, एकदम उनकी बैक पे टंगे हुए थे। बट देन जैसे ही वो वेव आई और उस वेव ने उन्हें नॉकडाउन किया, उसी मोमेंट पे ही कुड नॉट गेट अप, वो उठ नहीं पाए। इनफैक्ट उस पूरे पानी के अंदर मानो जैसे कि धस गए थे वो पूरी तरीके से। सो वो कहीं ना कहीं उनके लिए पहला इंसिडेंट था जहां पे उनका अवर्जन शुरू हुआ पानी को लेकर। ठीक है, सो वो बहुत टेरिफाइड थे, उनके पांव कपकपाने लग गए थे, एंड दिस मोमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज अनईजी रिलेशनशिप विद वाटर। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बात करता है एक्चुअली ऐसे इंसिडेंसेस के बारे में जो आपको एज अ पर्सन शेप करते हैं, एंड यहीं से वो इंसिडेंसेस शुरू हुए। ऐसा नहीं है कि एक दिन बस उन्हें लगा, ओह माय गॉड मुझे तो पानी से डर लगता है। वो पानी से जो डर है वो शुरुआत ही यहाँ से हुआ जब वो 3-4 साल के थे। एंड देन एक और इंसिडेंट हो गया जो कि नियर डेथ इंसिडेंट था, तब जाके उन्होंने इस फोबिया को डेवलप किया। तो बचपन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम लोगों को बाद में जाकर शेप करती हैं। अब उन चीजों में अच्छी चीजें हो सकती है जो हमें एक बेटर पर्सनालिटी बनाती है, और बुरी चीजें हो सकती है जो हम लोगों को शायद डर के साथ जीने के लिए मजबूर कर देती है। Anyway, यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस है, where did Douglas first feel fear of water? Why did the wave terrify him? What does the wave symbolize in this context? And do early fears shape adult phobias? Explain using the paragraph. Now, this is a critical question. You should prepare critical questions like this. आप लोगों ने मुझे पिछले दिनों में, जैसे कि मैंने आप लोगों से मेरे कमेंट सेक्शन में फीडबैक मांगा था, मैम ये जो बीच बीच के क्वेश्चंस आप देते हो उनके साथ में कुछ अगर हिंट्स मिल जाते, कुछ आंसर्स मिल जाते तो बहुत मजा आ जाता। तो वो चीज मैंने इनकॉर्पोरेट कर दी अपने पीडीएफ के अंदर। अब आपके पास में क्वेश्चंस के साथ में कुछ हिंट्स हैं जिनको पढ़कर आप अपने आंसर को डेवलप कर
सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि अभी ये जो इंसिडेंट था ये बहुत ब्रीफ था, पर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो था वो लंबे टाइम तक उनके साथ में रहा, उनके साथ ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट चिपका रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी वो पानी को देखते तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल सी फीलिंग उन्हें आती। अभी तक उन्होंने फियर या फोबिया डेवलप नहीं किया था, तो वो क्योंकि इतने छोटे थे कि वो शायद समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ में क्या हुआ, बट कहीं ना कहीं शायद उनकी बॉडी ने, शायद उनके माइंड ने इस पूरे इंसिडेंट को अपने अंदर रजिस्टर कर लिया था, तो पानी उन्हें अनकंफर्टेबल बनाने लगा था। Did the incident fade quickly? Why do some fears stay longer than others? अब बेटा जब ये हुआ तो अब ये हमें बैकग्राउंड पता चल गया। देखो जब हम लोग चैप्टर को समझ रहे होते हैं ना, तो हमें चैप्टर को जैसे लिखा गया है वैसे तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें उसको और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रोनोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर सेट करना पड़ता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। क्योंकि कभी कभी जब आप एनसीईआरटी की रीडिंग ले रहे होते हो ना, तो आप देखते हो कि यार शुरुआत में तो उन्होंने कहा वो 10-11 साल के थे, फिर उन्होंने YMCA पूल के बारे में बताया, फिर वो कैलिफोर्निया बीच में चले गए, फिर वो कहते हैं कि वो ओवरकम कर रहे थे 1 अक्टूबर, तो ना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो वो कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैंने अपने ओजी नोट्स को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि वो क्रोनोलॉजिकली स्टोरी के फॉर्म के अंदर आपके पास निकल कर आ रहा है कि ठीक है आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो और वो क्रोनोलॉजिकली फ्लो कर रही है, तो वो ना आपके लिए इजी होता है टू रिमेंबर। एंड अभी हम उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग के नंबर नहीं है, चैप्टर को समझकर याद रखने के बाद उसको एक्सप्रेस करने के नंबर है। तो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, आप चैप्टर के डिटेल्स याद रख पा रहे हो, एंड देन उसके बाद आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आंसर्स में, उसके नंबर है। तुम जितनी मर्जी एनसीईआरटी पढ़ लो, बट अगर वो वहां पॉइंट तक आप नहीं लिख पा रहे हो तो मतलब ही नहीं है, राइट? ऑलराइट, तो अब जब हम लोग ने देख लिया है कि भैया कैलिफोर्निया में क्या इंसिडेंट हुआ और थोड़ा थोड़ा वो अनकंफर्टेबल होने लगे पानी के साथ में, तो अब हम पहुंच जाते हैं एक ऐसे इंसिडेंट पर जिस इंसिडेंट ने उन्हें पूरी तरीके से शेप कर दिया। अच्छा, नाउ दिस इज पैराग्राफ 3 वेयर वी आर डिस्कसिंग चूजिंग द YMCA पूल डेलिबरेटली। सो अभी यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद में अभी वो 3-4 साल के थे, उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया, चलो भैया ठीक है। अब जो है वो 10-11 साल के हैं एंड उनके अंदर एक इच्छा जागी है, और वो इच्छा है कि भैया वो जो है स्विमिंग सीखना चाहते हैं। अब वो स्विमिंग सीखना चाहते हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी भी स्विमिंग करी नहीं है, तो वो एकदम से YMCA रिवर में नहीं जाना चाहते हैं। ये रिवर जो है ये YMCA पर स्थित है, याकिमा पे सॉरी वो याकिमा रिवर पर नहीं जाना चाहते हैं। याकिमा रिवर जो है वो याकिमा नाम की प्लेस पर स्थित है। याकिमा रिवर जो है वो जानी जाती है बहुत ही डेंजरस फ्लोस के लिए, क्योंकि जब भी कोई भी याकिमा रिवर पर जाता है तो कोई ना कोई ड्राउनिंग इंसिडेंट तो होता ही होता है। इसीलिए उनकी मम्मी उन्हें बताती रहती है कि बेटा तू याकिमा रिवर के पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज वो डूबा था, कल वो डूबा था, और ऐसे करके वो बहुत सारे इंसिडेंसेस उन्हें बताती ही रहती है ना। एक इंसान जो कभी भी स्विमिंग नहीं किया है उसके लिए ये इंसिडेंसेस टेरिफाइंग हो सकते हैं, और इसीलिए वो चूज करते हैं YMCA पूल, ये यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल, जो कि उन्हें सेफ और कंट्रोल लगता है। शैलो एंड केवल 2 फीट डीप था, डीपर एंड केवल 9 फीट डीप था। हाँ, केवल 9 फीट मतलब डुबाने के लिए काफी था, पर डीपर एंड पे छोटे बच्चे वैसे भी नहीं जाते, राइट? अच्छा, ड्रॉप जो था वो ग्रेजुअल था। तो सारी चीजों को समझ के उन्हें लगा कि यार ये ना एकदम सेफ चीज है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं वो पानी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो सकते हैं। ऑलराइट, इससे आने वाले क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस फील YMCA पूल वाज सेफ, है ना? ओके, नाउ अब क्या हुआ कि उन्होंने सोचा चलो अब मैं शुरू करता हूं, तो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करना आसान नहीं था ऐसे इंसान के लिए जिसे बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती है, इसीलिए वो दूसरे लड़कों को देखकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे अच्छा करने की और बेहतर करने की। अभी वो कंफर्टेबल नहीं हुए थे नेकेड पानी में जाने के लिए, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने प्राइड को सबड्यू किया, वो पानी में जाने लगे, नए वाटर विंग्स पहने उन्होंने, बच्चों को बाकियों को कॉपी कर धीरे धीरे वो पानी के साथ कंफर्टेबल होने ही लगे थे। कॉन्फिडेंस उनके अंदर आने ही लगा था कि इतने में एक दिन उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया। हुआ ये था कि वो पूल के साइड पर अकेले बैठे हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि बच्चे आएंगे तो मैं उनके साथ में पूल में जाऊंगा। पूल एकदम साफ पड़ा हुआ था, किसी बाथटब की तरह एकदम साफ लग रहा था। उसने सोचा कि यार इतना स्टिल पूल है, आसपास कोई है नहीं,
अनकंफर्टेबल तो शुरुआत से ही थे पानी के साथ में, तो उन्होंने सोचा कि यार आई विल नॉट टेक माई चांस, आई विल नॉट टेक अ चांस हियर, मैं वेट करता हूं। वेट करते करते लगभग 18 साल का हट्टा कट्टा दिखने वाला एक ब्रूइजर, एक बुली जैसे दिखने वाला बंदा वहां पर आता है। वो जैसे ही वहां पर आता है वो डगलस को पहले थोड़ा चिढ़ाता है और कहता है, ओए पतलू तेरे को उठाकर फेंक दूं क्या पूल में। अब इतने में कि डगलस थोड़ा बहुत अपना दिमाग चला पाते, वहां से भाग पाते, फाइट कर पाते, वो उतने में उसे उठाता है डगलस को और उठाकर डीपर एंड में फेंक देता है। अभी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो डीपर एंड था वो 9 फीट डीप था, तो 9 फीट डीप जो है उसको फेंक देता है लाइक अ जोक। इधर मैं तो जोक कर रहा था यार, मैं तो मजाक कर रहा था, उस सेंस के अंदर बस उठाता है और उसे फेंक देता है। What does this boy's action show about teenage behavior is your question. ना अभी एकदम से डगलस रियलाइज करते हैं कि एक मिनट तो he was sitting next to the edge of the pool, और 1 मिनट में ही वो 9 फीट डीप पर एंड पे आ चुके हैं एंड वो सिंक कर रहे हैं, बैठी हुई पोजीशन के अंदर वो सिंक कर रहे हैं। और जब वो सिंक कर रहे हैं वो बहुत डरे हुए हैं, पर इतना नहीं डरे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। वो अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं और उनका प्लान ये है कि जैसे ही मैं नीचे बॉटम को हिट करूंगा वैसे ही मैं जोरदार जंप लगाऊंगा और जंप लगाकर पूल के सरफेस पे आ जाऊंगा, थोड़ा स्विम करूंगा, एज तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। तो वो यहां पर अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हुए इस तरीके का पूरा प्लान बनाते हैं। नीचे जाना ही इतना मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि वो 9 फीट उन्हें 90 लग रहे होते हैं। बच्चों यहाँ पे ऑथर ने हाइपरबोली का इस्तेमाल किया है, ओवर एग्जैजरेशन का इस्तेमाल किया, ओवर स्टेटमेंट का। तो वो 9 फीट 90 लग रहे होते हैं, वो नीचे डूबे जा रहे हैं। पर जिस मिनट वो एक्चुअली बॉटम को टच करते हैं वो अपनी पूरी हिम्मत लगाकर जंप करते हैं, बट जंप करने से कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो जंप करते हैं तो वो पूरी तरीके से उन्हें लगता है मैं एकदम कॉक के जैसे ऊपर आ जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि साइंस और वो तो लेफ्ट चैट ना, तो उन्हें लगता है ये ऐसे एकदम ऊपर आ जाऊंगा और एकदम ऐसे पैडल करके और सरफेस के एज पे पहुंच जाऊंगा, पूल के एज पे पहुंच जाऊंगा। बट ऐसा होता नहीं है, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे होते हैं एंड तब तक तो उनके लंग्स जवाब दे जा रहे हैं, उनके हाथ पांव जवाब दे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा है, वो कोशिश करके भी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब कोशिश करके भी सरफेस पे नहीं जा पा रहे हैं। उनकी केवल आंखें, उनकी केवल नाक जो है वो बाहर आ रही है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा फ्लेल करे, थोड़ा छप छप करे, लोगों को बुलाए, चीखे, पर किसी का कोई असर नहीं है। अब वो फिर से अपना डूबना शुरू कर देते हैं, फिर से वो बॉटम ऑफ द पूल पर जाना शुरू कर देते हैं। अभी भी जब उनके पांव जवाब दे चुके हैं, उनके हाथ जवाब दे चुके हैं, लंग्स बुरी तरीके से एक कर रहे हैं, उनके अंदर जितनी भी बची कुची हिम्मत थी उस हिम्मत को वो जुटाते हैं और उस हिम्मत को जुटाकर वापस ऊपर की तरफ जंप करने की कोशिश करते हैं। अभी भी सेम ही रिजल्ट निकलता है, ना हाथ साथ दे रहे हैं, ना पांव साथ दे रहा है, कोई ग्रेट फोर्स है जो उन्हें नीचे की तरफ धकेल रहा है। उनकी आंखें, उनकी नाक जो है वो बाहर आ जा रही है, पर अभी भी बॉडी बाहर नहीं आ रही है। आसपास येलो टिंज वाले वाटर से वो घिरे हुए हैं, चीखे मार रहे हैं, पर चीखों का कोई जवाब नहीं आ रहा। गला सूख चुका है और डर ने अब उन्हें पूरी तरीके से जकड़ लिया है। इस तरीके से जकड़ लिया है मानो जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट हो। इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जकड़ने के बाद छोड़ता नहीं है, इतनी बुरी तरीके से डर उन्हें जकड़ लेता है। How does Douglas's description make the reader feel terror? ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें ना। अब हर चीज एकदम डार्क हो चुकी है, आसपास जो है बस वो येलो वाटर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे माइंड जो है इतने खतरनाक डर से शट होने लगा है, बिकॉज ये अब वो तीसरी टाइम ड्राउन हो रहे हैं और अभी तक माइंड एकदम जवाब दे चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सोने वाले हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सडनली उन्हें जंप करने की जरूरत ही नहीं है, सडनली उन्हें अपने आप को बचाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अब उन्हें पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। वो धीरे धीरे काम हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना कनेक्शन प्रेजेंट से कट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी मम्मी की गोद वहां पर है और उस गोद के अंदर अब वो लेट जाने वाले हैं, उन्हें नींद आने वाली है। एंड ये फीलिंग के साथ में वो बेहोश हो जाते हैं।
दिस वॉज हिज प्रोसेस, ये प्रोसेस था जिससे वो बेहोश हो रहे थे, तो वो बेहोश हो जाते। अब जब वो बेहोश हो जाते हैं तो भैया अब क्या करें, अब इसके बाद में क्या? उनको तो ये लगता है कि मैं मर गया हूं, उन्हें तो ये लगता है कि भैया अभी तो मैं ना जंप कर पा रहा हूं, ना मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं, मेरे को तो किसी ने पकड़ लिया है, मैं तो बस स्वर्ग में जा रहा हूं। उन्होंने इस बात को कहा कि उनके लाइफ के जो कर्टन है, वो कहते हैं कर्टन्स ऑफ लाइफ फेल, वो कहते हैं कि मैं तो आई क्रॉस्ड ओब्लिवियन, मैं तो अनकॉन्शियसनेस के उस पार जा चुका था, मेरे तो जिंदगी के पर्दे गिर चुके थे। क्योंकि ये जिंदगी जो है ये एक रंगमंच है जिसपे हम सब अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं। जैसे हमारा रोल खत्म हो जाएगा, जैसे ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, पर्दे शट हो जाएंगे, सब अपने अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। उन्हें यही लग रहा था, बट ऐसा था नहीं। क्योंकि जैसे उनकी आंखें खुली तो वो पूल के एज पर स्टमक के बल लेटे हुए थे, उल्टियां कर रहे थे। एक इंसान ने उन्हें बचा लिया था, वो इंसान अब उस बुली को डांट रहा था, कह रहा था कि भैया ये बंदा मर गया था, तूने ऐसा क्यों किया? बुली ने कहा भैया मैं तो मजाक कर रहा था। उसके मजाक में एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच में झूल गया। डगलस की हिम्मत नहीं हुई अपने घर जाने की। उस बुली ने और उस स्ट्रेंजर ने, दोनों ने मिलकर उसे लॉकर रूम में बिठा दिया। घंटों तक वो लॉकर रूम में रहे, वो घर नहीं जा पाए हैं। इमेजिन करो, इतने डरे हुए थे वो। और उसके बाद जब वो घर गए हैं तो इतना ट्रॉमेटाइजिंग वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उनके लिए रहा। So the fear didn't leave him, it followed him for years, making him avoid water-based activities and destroying his confidence around lakes and pools. ये अब जो है, अब असली कहानी शुरू हुई, क्योंकि सबसे पहले तो कुछ दिनों तक उनके लिए ये पूरा इंसिडेंट इतना हॉरिफाइंग रहा। वो कुछ खा नहीं पाते, कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं कर पाते जो उन्हें एग्जॉस्ट कर देगा, वो अच्छे से सो नहीं पाते। उस रात तो वो पूरी रात रोए, पूरी रात एकदम चमक रहे थे डर के मारे। ये पूरा इंसिडेंट उन्हें मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट कर चुका था। अगर थोड़ा सा भी एग्जर्शन हो जाता तो उनके पांव एकदम वॉबली हो जाते, कपकपाने लगते, पैरालाइज हो जाते, उनका पेट खराब हो जाता। ये इंसिडेंसेस उनके लिए बहुत ज्यादा अकर कर रहे थे। वो शो कर रहे थे कि उनके अंदर ये ट्रॉमा डेवलप हो चुका है, एक हैंडीकैप डेवलप हो चुका है। लोग आते आकर बताते, अरे चल ना यार कैसिकट्स में चल ना इस वाटर में चल, ये वाटरफॉल देखेंगे, फिशिंग करेंगे, बोटिंग करेंगे, कनोइंग करेंगे। वो कहीं नहीं जा पाते थे, क्योंकि जैसे ही वो पानी में जाते वो डर वापस लौट आता। ठीक है, तो लेक्स और पूल्स पर जा ही नहीं पा रहे थे। अब यार ऐसे में एक इंसान ये डिसाइड कर सकता है कि चलो भाई अब यही है जो है, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। या फिर एक इंसान ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, इस फियर को मैं फाइट करूंगा। तो एज एन एडल्ट डगलस रियलाइजेस दैट फियर इज लिमिटिंग हिम एंड ही डिसाइड्स टू फाइट बैक एंड लर्न स्विमिंग प्रॉपर्ली, शोइंग मेंटल मैच्योरिटी। 1 अक्टूबर उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं मैच्योर नहीं रह सकता, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं कि बस इस फियर को एक्सेप्ट करके बैठ जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मैच्योरिटी दिखाऊंगा। आई विल हायर अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, मैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा जो मेरी हेल्प करेगा स्विमिंग सीखने में। मैं इस डर को ओवरकम करूंगा, मैं अपनी फ्रीडम वापस लाऊंगा। अब ऐसे में वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं और इंस्ट्रक्टर जो है बड़े ही पीस बाय पीस उन्हें स्विमर बनने में मदद करते हैं। कैसे? इंस्ट्रक्टर कहते हैं भैया तुम्हारी वेस्ट पे एक बेल्ट लगा देते हैं। अब ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट पर एक रोप लग जाएगी। ये रोप एक पुली को होते हुए गुजरेगी और उसका एक एंड इंस्ट्रक्टर के हाथ में होगा। इंस्ट्रक्टर जैसे ही उस रोप को पुल करेगा वैसे ही डगलस पानी से बाहर आ जाएंगे, जैसे ही रिलीज करेगा वैसे ही डगलस जो है वो पानी में वापस चले जाएंगे। न जाने कितने सारे अटेम्प्ट्स लगे थे डगलस को सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर कंफर्टेबल फील कराने के लिए, क्योंकि जितनी बार वो पानी में जाते उतनी बार वो डर रिवाइव हो जाता, उतनी बार वो पैरालाइज हो जाते, उतनी बार उनका दिल दुख 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 करने लग जाता, उतनी बार वो ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट होता। और 1 नहीं 2 नहीं 3 महीने लग गए कि बस अब जाके डर थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। इतना ही नहीं, उन्हें हंड्रेड्स ऑफ टाइम प्रैक्टिस करवाया इनहेल और एक्सहेल करने का। पानी के अंदर कैसे सांस लेनी है, कैसे रोकनी है, सारी चीजें समझाई गई। उन्हें एज पर होल्ड कर कर किक करना सिखाया गया।
और जब वो किक करना सीख रहे थे तो एक बार को तो पाँव एकदम पैरालाइज हो गए थे, उनकी बात ही नहीं मान रहे थे। बट देन जब उन्होंने किक करते रहे, वो करते रहे, तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पाँव को कमांड करना सीखा। बहुत टाइम लगा इसमें। एक हफ्ते में 5 दिन रोज 1 घंटा वो स्विमिंग ही करते थे। एज एन अडल्ट इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, बट उन्होंने ये टाइम दिया, और ये टाइम जो है देने के बाद पीस बाय पीस वो एक स्विमर बन गए। अब जो है डगलस ने स्विमिंग अच्छे से सीख ली थी। इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल में बोला, डगलस देखो मैंने तुम्हें अक्टूबर में सिखाना शुरू किया था, अब तुम जो है एक अच्छे स्विमर बन चुके हो, तुम जैसे चाहो वैसे स्विम कर सकते हो, जो स्ट्रोक चाहो वो स्ट्रोक मार सकते हो, जो लेंथ चाहो वो लेंथ मार सकते हो, तुम अब रेडी हो। इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, डगलस का काम अभी भी बाकी था। डगलस ने कहा नहीं भैया, मेरा काम अभी भी बाकी है, एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि मैं इंडिविजुअली, मैं इंडिपेंडेंटली पूल में जाऊंगा बिना किसी सपोर्ट के एंड ट्राई करूंगा। तो वो अब पूल की विजिट शुरू करते हैं, और पैनिक वापस आता है। पैनिक वापस आता है जब वो अकेले जाते हैं, वो डरते हैं, वो डर, वो फ्लैशेस चाहे मिनिएचर्स में ही सही पर वापस आता है। बट इस वक्त तक डगलस उसको एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, और जिस मिनट वो इस डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे कन्फ्रंट कर लेते हैं, उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उस मिनट वो डर गायब हो जाता है। वो डर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो जब भी ये डर आता है तभी वो उसे कॉन्फ्रंट करने का डिसाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहीं पे वो नहीं रुकते, उन्होंने कहा भैया पूल में तो चलो ठीक है मैंने ट्राई कर लिया, अब मुझे लेक्स और रिवर्स के अंदर भी ट्राई करना है। वो जानबूझ के पुराने डर को निकाल रहे थे कि अगर उनके दिल के किसी कोने में थोड़ा सा भी डर बचा हो तो आ जाए। तो डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मैं लेक में जाकर स्विम करूंगा। लेक के बीचों बीच जब वो होते हैं तो डर वापस आता है, और जब वो डर वापस आता है तो वो फिर उसे कन्फ्रंट करते हैं, कहते हैं तेरे को क्या लगता है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ओए इंग्लिश मीडियम कान के नीचे दूंगा एक खिंचा के। हर बार जब वो डर को कन्फ्रंट करते हैं, वो डर उन पर पकड़ छोड़ देता है, वो डर उन्हें छोड़कर चला जाता है। इस मोमेंट पे जब वो डर चला जाता है तो डगलस लेक के एक शोर से दूसरे शोर तक आसानी से स्विम करके आ जाते हैं। एंड उस मिनट पे उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यूहू। गिलबर्ट पीक एको रिटर्न करती है, मानो जैसे नेचर उनके लिए क्लैप कर रहा हो। ये जर्नी डेफिनेटली उनके लिए बहुत मुश्किल रही है, बट दिस फ्रीडम फील्स लाइक अ सेकंड लाइफ एंड इट वाज ऑल वर्थ इट। इसके बाद में बच्चों हम लोगों को वो बताते हैं कि कैसे ये जो पूरा इंसिडेंट है इसका एक अलग ही मीनिंग उनके लिए रहा है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट कितना इंपॉर्टेंट है शायद वही इंसान समझ पाएगा जिसने डर को इतने करीब से देखा है और इतने करीब से ही उसे ओवरकम करने की कोशिश करी है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपने डर को कभी देखा नहीं है, तो शायद आप महसूस भी नहीं कर पाओगे कि क्या हो रहा है। ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट उन्हें जिंदगी भर की सीख दे गया, इसीलिए उनके लिए बहुत मीनिंगफुल था। उन्होंने सीखा, जैसे कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कहते हैं, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो उन्होंने सीखा कि कैसे हमें अगर डरना है तो डर से ही डरना है। ये डर ही है जिससे हमारी फाइट चल रही है, ये डर ही है जिसे हमें हराना है, क्योंकि मौत में तो पीस है। डर तो हमें मौत के डर से लगता है। डगलस ने कहा, मैंने इतने करीब से उस डर को देखा है जो मौत प्रोड्यूस कर सकती है, इतने करीब से मैंने मौत को देखा है कि अब जीने की इच्छा ना बढ़ गई है। एट लास्ट वो बहुत ही रिलीव्ड फील करते हैं, आजाद फील करते हैं। वो जहां चाहे कैंप कर सकते हैं, जहां चाहे ट्रैक कर सकते हैं, जहां चाहे स्विम कर सकते हैं, जो चाहे वो एक्टिविटी कर सकते हैं। डगलस आजाद हो जाते हैं। बेटा आपको हर एक चैप्टर को रिकॉल करना है, अपनी तरफ से 150 वर्ड्स में चैप्टर की समरी लिखनी है, ताकि से यू आर ऑल सेट आपके वर्ड लिमिट वाले डर को हराने के लिए।
क्योंकि अगर आप 150 वर्ड्स में चैप्टर को सम अप नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आप एग्जाम के अंदर भी वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे. यू शुड लर्न हाउ टू शॉर्टन योर सेंटेंसेज एंड स्टिल स्टे रेलेवेंट. ऐसा नहीं करना है कि सेंटेंस को छोटा करने के चक्कर में आंसर ही नहीं दे रहे. आंसर भी जा रहा है, सेंटेंस भी छोटा हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, वर्ड लिमिट के अंदर भी है. ये तुम्हें सिखाएगा ये रिकॉलिंग एक्टिविटी. एंड वंस आप 150 वर्ड्स में अपने चैप्टर को रिकॉल कर लेते हो, कम बैक टू द समरी दैट आई हैव क्रिएटेड एंड दिस विल हेल्प यू राइट आंसर्स बेटर. लेट्स रीड दिस समरी वंस. Deepwater is William Douglas's autobiographical account of how he overcame a lifelong fear of water. This is like a long answer type question that you can use for your answers. The fear began in early childhood at beach in California when a strong wave knocked him down. Later at the YMCA pool, a bully pushed him into the deep end, causing a near drowning experience. The incident left Douglas terrified of water for years, depriving him of fun and confidence. Determined to conquer this fear, he hired an instructor who trained him through rigorous step-by-step exercises, breathing, kicking, paddling, and swimming strokes. Despite recurring panic, Douglas persisted. To ensure complete victory, he tested himself in lakes and rivers until all fear vanished. The experience taught him an important lesson. Fear cripples life, and only courage, hard work, and determination can defeat it. The chapter inspires readers to confront and overcome their deepest fears. नाउ जब मैं आप लोगों को समरी लिखने के लिए कहती हूं तो 150 वर्ड्स में आप मुश्किल से जो YMCA पूल वाला इंसिडेंट है वहां तक पहुंचते हो और समरी हो जाती है 500 वर्ड्स की. दिस इज हाउ आप अपने पूरे चैप्टर को सम अप करके लिखोगे. ये याद रखने की बहुत जरूरत है क्योंकि अगर ये याद हो गया तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे. इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन समरी बेस्ड ही आते हैं. ठीक है. ऑलराइट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनके आंसर्स हमने दिए हुए हैं, तो ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है. कहां से डाउनलोड करनी है? मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है. मैंने कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड किए हुए विद आंसर्स. देन वी हैव सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 150 वर्ड्स के अंदर आंसर्ड है और ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं आपके पीडीएफ के अंदर. आप इनको भी रीड कर लोगे तो आप सॉर्टेड हो, बिकॉज यू विल गेट एन इंस्पिरेशन कि भैया कैसे मेरे को आंसर लिखने हैं. देन वी हैव सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs for you, ताकि से आप अपने आप को टेस्ट कर पाओ. एंड डोंट वरी, यू ऑल्सो हैव द आंसर्स फॉलोड बाय दीज क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस के एंड पे आपको आपके आंसर्स भी देखने को मिलेंगे एंड फाइनली आपको देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट यू कैन फाइनली टेस्ट योरसेल्फ. ये जो पीडीएफ है बेटा, ये पीडीएफ आपको मिलने वाली है आपके टेलीग्राम चैनल लर्न विद शिप्रा पे. जस्ट उसका भी हिस्सा बन जाओ और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस को. डे 3 ऑफ दिस अननेम्ड सीरीज इज डन. डीप वाटर प्लस क्वेश्चंस डन. एंड आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो कर लो यार. अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर ये चैलेंज आप मेरे साथ ले रहे हो तो इस चैलेंज का हिस्सा बनो और इस चैलेंज के हिस्सा बनने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो. आमतौर पर आप मुझे कहते हो कि मैम हमें आप शाउट आउट दे दो, बट मैं अब आपको कह रही हूँ कि प्लीज इस चैनल को आप शाउट आउट दो ताकि सारे वो बच्चे जिनको जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की उन तक ये चैनल पहुंच सके. Thank you so much. I will see you in the next one. Tata, bye bye, take care.